नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के 8वां प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार, जिसमें मुंशी प्रेमचंद के विषय में आज हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन, परिचय और उनकी रचनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही गांव में वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के जानकार थे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद के नाम से यह हिंदी साहित्य में लिखा करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और सुधि संपादक थे। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें प्रमुख रूप से हम यशपाल और मुक्तिबोध का नाम ले सकते हैं। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम भी दिया। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी और इनके पिता मुंशी अजायब राय, जो कि लम्ही गांव में डाक मुंशी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी से हुई और जीवन यापन का कार्य इन्होंने अध्यापन से प्रारंभ किया। पढ़ने का शौक इन्हें बचपन से ही था। 13 साल की उम्र में ही इन्होंने उर्दू में तिलस्मे ए होशरुबा पढ़ लिया और उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, शरसार मिर्ज़ा हादी रुसवा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे और अध्यापक की नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 7 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका जो प्रारंभिक जीवन था वह बहुत ही संघर्षमय रहा और इसी कारण उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ, जो असफल रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी इसी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया, जिससे वह समाज में एक संदेश देना चाहते थे कि एक बार विधवा हो जाने के पश्चात स्त्री को भी उतना ही अधिकार है कि अगर वह बाल विधवा है तो वह पुनः विवाह कर सकती। तो इस प्रकार उन्होंने बाल विधवा और पुनर्विवाह दोनों को ही फिर से समाज में प्रारंभ करने का एक नया
कार्य प्रारंभ किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, जिसमें राष्ट्र का विलाप था, राष्ट्र की जो दुर्दशा हो रही थी उस समय अंग्रेजी राज्य के समय, उसके बारे में था, जिसे हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब कर लिया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। तो इनका जो पहला रचना थी सोजे वतन, इसे अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि वे अब कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि उन्होंने लिखा तो वे जेल भेज दिए जाएंगे। इस समय तक प्रेमचंद ननपत राय नाम से लिख रहे थे और उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी नारायण निगम की सलाह से वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। यानी कि प्रेमचंद जो नाम दिया गया, ये उनके दोस्त मुंशी नारायण निगम ने उन्हें दिया। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया और जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब उनका उपन्यास मंगलसूत्र जो वे लिख रहे थे पूरा नहीं हो सका और अपनी लंबी बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हो गया। तो उनका जो अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र, उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा पूरा किया गया। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद का जो कार्य क्षेत्र रहा वह क्या रहा। मूलतः वैसे तो सभी जानते हैं कि प्रेमचंद कथा उपन्यास सम्राट हैं। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूं तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1914 में सौत नाम से प्रकाशित हुई थी और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही लिखी जा रही थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। इससे पहले यथार्थवाद की शुरुआत नहीं हुई थी। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित हो, चाहे वह स्त्री विमर्श हो, इन सब की जड़ें गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद की लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग्य थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे मादिब है और प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास है हम खुरबा व हम सबाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में उन्होंने प्रकाशित किया था। इसके बाद प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि 1908 में प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर भी अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और इसके लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी गई, जिसके कारण इन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर इन्होंने प्रेमचंद नाम से उनकी अपनी पहली कहानी, जो कि जमाना पत्रिका में 1910 में प्रकाशित हुई, वह थी बड़े घर की बेटी। तो अब इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और प्रेमचंद नाम से ये है 1910 के आसपास से इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई और प्रेमचंद का ये कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में भी उजागर होती है कि साहित्यकार जो है वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे नहीं चलता, बल्कि उसके आगे मशाल लेकर के चलता है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी,
क्योंकि वे गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। उनका उन पर बहुत प्रभाव दिखाई देता है। कुछ महीने उन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन भी संभाला और 6 साल तक उन्होंने माधुरी नामक पत्रिका का संपादन भी किया। 1930 में बनारस से उन्होंने अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया 1930 में, और 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की और उसमें मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटॉन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। इस तरह 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा भी लिखी और कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरी किए बिना ही 2 महीने का अपना वेतन छोड़कर वे बनारस आ गए। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियां लिखना प्रारंभ किया और 1918 से सेवा सदन, जो उनका पहला उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया, वहां से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। अब इनकी उपन्यासों को देखते हैं। इनके उपन्यासों के बारे में कौन कौन से उपन्यास हैं। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास, जो कि अपूर्ण है, असरारे माबिद उर्फ देविस्थान रहस्य, उर्दू साप्ताहिक आवाज खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार उनका दूसरा उपन्यास हम खुरबा व हम स्वभाव, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित करवाया। क्योंकि प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे और उर्दू से ही हिंदी में आए थे, इसीलिए उनके सभी प्रारंभिक उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखे गए थे और बाद में उनका हिंदी अनुवाद किया गया था। अजरारे मादिब उफ देफिस्तान रहस्य, उर्दू साप्ताहिक आवाज़ खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक प्रकाशित हुआ। सेवा सदन, जिनका जहाँ से इन्होंने उपन्यास लिखना प्रारंभ किया, 1918 के आसपास ये उपन्यास लिखा गया और मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुस्न नाम से पहले इसे उर्दू में लिखा। बाजारे हुस्न नाम से पहले इन्होंने इसे उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ, जिसमें एक नारी के वैश्य बनने की कहानी को बड़े ही मार्मिक ढंग से बतलाया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं कि किस प्रकार भारतीय नारी सदैव पुरुष के अधीन रही है और उसका अपना कुछ भी इसमें नहीं होता। स्त्री का अपना कोई अस्तित्व उसमें उन्हें दिखाई नहीं दिया और वह बात आज भी प्रासंगिक है। इसी प्रकार दूसरा उपन्यास उन्होंने 1918 के बाद में प्रेमाश्रम लिखा 1922 में, जो कि किसानों के जीवन पर उनका लिखा गया पहला उपन्यास है। प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा गया उनका पहला उपन्यास है। इसे भी पहले उर्दू में ही तैयार किया गया था, बाद में हिंदी में प्रकाशित करवाया गया था और यह अवध के किसानों के जो आक्रोश था उसको लेकर के लिखा गया था। रंगभूमि 1925 में प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास रहा, जिसमें एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में एक क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हुए दिखाया गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा इनका।
तत्पश्चात 1925 में ही इन्होंने निर्मला उपन्यास लिखा। 1927 में आपने कायाकल्प की रचना की। 1928 में आपने गबन नामक उपन्यास लिखा। इसी तरह आगे उन्होंने 1932 में कर्मभूमि उपन्यास लिखा और एक कालजयी कृति के रूप में जिस उपन्यास को माना जाता है वह है 1936 में लिखा गया उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास गोदान। ये उनका अंतिम उपन्यास भी माना जाता है और इसके बाद उन्होंने मंगलसूत्र उपन्यास में लिख रहे थे जो कि अधूरा ही रह गया था क्योंकि 1936 के आसपास प्रेमचंद का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। तो इस मंगलसूत्र उपन्यास उनके पुत्र के द्वारा बाद में पूरा किया गया। अब प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ हों चाहे उनके उपन्यास हों, सभी में उनके जो पात्र हैं वह बहुत ही निम्न और मध्यम वर्ग के हैं। कहीं स्त्रियों की समस्या है, कहीं दलितों की समस्या है, कहीं किसानों की समस्या है और इस प्रकार निम्न और मध्यम वर्ग को साथ लेकर उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से एक नव जागरण करने की कोशिश की। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी और उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित करवाया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी हैं जिसमें से अभी भी कुछ अप्राप्य है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जो कि 1908 में प्रकाशित हुआ था, इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का अनमोल रत्न उनकी पहली प्रकाशित कहानी मानी जाती है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है जिसका नाम है इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने बहुत सारी कई चर्चित कहानियाँ जिनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि पंच परमेश्वर है, गुल्ली डंडा है, ईदगाह है, पुस की रात है, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, मंत्र, कफन, ऐसी कई कहानियाँ जो कि समाज में एक नया मोड़ लेकर के आती हैं और जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाती हैं। इसी प्रकार उनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं जिसमें आप सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और बाद में मानसरोवर भाग और 1 और 2। इनकी मृत्यु के बाद इनकी सारी कहानियों को मानसरोवर नाम से 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं इनकी आप मानसरोवर के 8 खंडों के अंदर देख सकते हैं। वहाँ आपकी सारी कहानियाँ रखी हुई हैं। प्रेमचंद ने कुछ 2-3 नाटक भी लिखे जिसमें पहला नाटक आपका संग्राम जो कि 1923 में लिखा गया। दूसरा नाटक है आपका करबला जो कि 1924 के आसपास लिखा हुआ माना जाता है। तीसरा है इनका प्रेम की वेदी 1933 के आसपास। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर तो अच्छे हैं लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई और ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बनकर रह गए। तो जितनी ख्याति आपको कहानी और उपन्यासों में मिली उतनी आपको नाटक में प्राप्त नहीं हुई। प्रेमचंद ने कुछ विचार शीर्षक से अपने कुछ लेख या निबंध भी हम कह सकते हैं उन्हें
संकलित किया बाद में उनके बेटे अमृत राय ने। विविध प्रसंगवासों में प्रेमचंद के लेखों का ही संकलन है। उनके कुछ विचार निबंध भी बाद में छपे, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे कि साहित्य का उद्देश्य, पुराना ज़माना और नया ज़माना, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में जो विचार हैं वो, हिंदू उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, इसी प्रकार बहुत सारे जीवन में साहित्य का स्थान इत्यादि। तो प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास के साथ साथ नाटक, निबंध और फिर बाद में अनुवाद में भी अपना हाथ आजमाया। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी रहे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे वे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी उन्होंने किया। जैसे कि प्रेमचंद टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय नाम से उन्होंने अनुवाद किया। उनके द्वारा रतन नाथ सरचार की उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ। तो अनुवाद के क्षेत्र में भी प्रेमचंद को सफलता प्राप्त हुई, भले ही उन्हें नाटक और निबंध के क्षेत्र में उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हुई। थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ उनके जीवनी के बारे में करते हैं कि प्रेमचंद की जो पत्नी थी, जिनका नाम शिवरानी देवी था, उन्होंने प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। ये पुस्तक 1944 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे फिर से 2005 में संशोधित करके प्रकाशित करवाया गया और ये काम उनके नाती प्रबोध कुमार ने किया। इसका अंग्रेजी और उर्दू में भी इसे प्रकाशित करवाया गया। उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से अपने पिता की जीवनी लिखी। 1962 में अमृत राय ने इसे प्रकाशित करवाया था और इसे प्रमाणिक बनाने के लिए इनके पुत्र अमृत राय ने उसमें प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए पत्रों का उपयोग किया ताकि वह रचना, वह जीवनी और भी अधिक जीवंत लगे। कलम का मजदूर भी प्रेमचंद पर ही लिखा गया। 1964 में 1964 में प्रकाशित किया गया, जिसकी भूमिका रामविलास शर्मा ने लिखी थी और रामविलास शर्मा ने इसे 1962 में लिख दिया था, लेकिन ये प्रकाशित 1962 में हो पाया। मदन गोपाल द्वारा कलम का मजदूर प्रेमचंद, यह जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित किया गया। यह प्रेमचंद के परिवार के बाहर के व्यक्ति के द्वारा रचित जीवनी है। बाकी पहले ही जो 2 जीवनी लिखी गई प्रेमचंद घर में, वह उनकी पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई थी और दूसरी प्रेमचंद कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई थी। परंतु कलम का मजदूर प्रेमचंद एक बाहरी व्यक्ति मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई थी।
इन्होंने प्रेमचंद के संबंधित सभी तथ्यों का अधिक तटस्थ रूप से मूल्यांकन किया और इसे जीवनी के रूप में लेकर के आया। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने बाल साहित्य संपादन का कार्य भी उन्होंने किया। बाल साहित्य पर भी उन्होंने रामकथा, कुत्ते की कहानी इत्यादि लिखा। संपादन कार्य में उन्होंने प्रेम, मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण आदि कई पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन कार्य भी किया। समालोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। प्रेमचंद उर्दू का संस्कार लेकर हिंदी में आए थे और हिंदी के महान लेखक बने। हिंदी को अपना खास मुहावरा और खुलापन दिया। कहानी और उपन्यास दोनों में ही युगांतरकारी परिवर्तन किए। साहित्य में साम्यिकता, प्रबल आग्रह स्थापित किया। आम आदमी को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उस आम आदमी को उन्होंने खास बनाया। उनकी समस्याओं पर खुलकर कलम चलाई। उन्हें साहित्य के नायकों के पद पर विराजमान किया। प्रेमचंद से पहले हिंदी साहित्य में राजा रानियों के किस्से, रहस्य और रोमांच में ही उलझे हुए थे। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई की धरातल पर उतारा। उन्होंने जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उतारा। वे सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्ज, गरीबी और उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। इसीलिए प्रेमचंद की ज़्यादातर रचनाएं उनकी ही गरीबी और दीनता की कहानी भी कहती हैं। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद आम भारतीय के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में वे नायक हुए जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था, जिसे हाशिए का समझकर अलग कर दिया गया था। उन्होंने बहुत ही सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया। किसी भी प्रकार की अलंकृत भाषा का उपयोग उन्होंने नहीं किया। अपनी विद्वता का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से तर्क के साथ समाज के सामने प्रस्तुत करने की हिम्मत उन्होंने दिखाई। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि लेखक स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वह लेखक भी नहीं है। यानी लेखक को अपने स्वभाव से प्रगतिशील होना चाहिए, ये उसका विशेष गुण है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं और उन्होंने हिंदी कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की एक नई परंपरा, एक नई विचारधारा की शुरुआत की, जो कि इससे पहले नहीं थी। पहले केवल आदर्श की बातें कई रचनाकारों ने की, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आकर किसी ने भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई। प्रेमचंद सेवा सदन के दौर से ही यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उसका एक आदर्श समाधान भी वो साथ में निकाल रहे थे। और 1936 तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन जैसी रचनाएं अधिक यथार्थपरक हो गई, किंतु उनमें कोई समाधान उन्होंने नहीं सुझाया। इसीलिए उन्होंने अपनी विचारधारा को, प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा। और फिर भी प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी थे। प्रेमचंद प्रगतिवादी विचारधारा से भी काफ़ी
प्रभावित थे, वह उन्हें आकर्षित करती थी। और 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधित किया। तब उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। और इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। अब अंत में मनु भंडारी जी प्रेमचंद के विषय में एक कथन बताती हैं कि साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति, यानी चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या पारिवारिक हो, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा, और खास करके एक आम आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद की इन्हीं रचनाओं से हुई है। तो इस प्रकार प्रेमचंद निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के बीच में रहकर या उनके ऊपर अपनी रचनाओं को आधारित करके उन्होंने अपनी कहानियाँ और उपन्यासों में उन्हीं निम्न और मध्यम वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों को अपने कहानी और उपन्यासों के नायकों के रूप में चुना। इन्हीं नायकों के ऊपर, इन्हीं कहानी और उपन्यासों के ऊपर सिनेमा जगत के कई बड़े निर्देशकों ने उनकी इन कहानियों पर फिल्में बनाई, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म शतरंज, इनकी कहानी शतरंज की खिलाड़ी पर फिल्म बनी, सदगति कहानी पर फिल्म बनी, सेवा सदन उपन्यास पर भी फिल्म बनाई गई, कफन, गोदान और गबन, निर्मला आदि सभी पर चर्चित फिल्में बनी। और इन फिल्मों के माध्यम से लोगों को एक संदेश प्रसारित किया गया कि किस प्रकार समाज में औरतों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है, और हमारा जो उस समय का जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश था, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करते हुए अपनी बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जन सामान्य तक पहुंचाने की कोशिश की। तो विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद जी के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर और उनकी कृतियों पर जो हमने चर्चा की है, अगली कक्षा में और अधिक उनके उपन्यास रंगभूमि और कर्मभूमि पर और उनकी कहानियों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।